अच्छा, अब देखो, अब हम आगे चलते हैं, बल्कि नहीं, अभी मैं जेनेटिक फैक्टर बता दी थी, जेनेटिक फैक्टर बता दी थी ना बच्चों में, आपकी जब मीटिंग एंड हुई है। बच्चों जल्दी जवाब दे दिया कीजिए। जी मैम, जेनेटिक फैक्टर है। ठीक है, मैं आपको ये बता रही थी कि जो नॉन हॉजकिन लिम्फोमा है ना, उसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जो कि इटियोलॉजी बन सकता है, कॉज बन सकता है, वो है ट्रांसलोकेशन 1418। ठीक है, मैं आप लोगों को ट्रांसलोकेशन का बता चुकी हूँ कि क्या होती है। ठीक है, दो क्रोमोसोम है, उसके बीच में जो जीन्स हैं उसके पार्ट्स एक्सचेंज हो जाते हैं। ठीक है, और फ्यूजन जीन बन जाता है। और कौन से क्रोमोसोम इन्वॉल्व है इसमें? 14 और 18, ट्रांसलोकेशन 1418। ये नॉन हॉजकिन लिम्फोमा में देखा जाता है। तो माइक ऑफ है। अच्छा, अब मजीद हम इसको देख लेते हैं आगे। इसका देखें स्प्रेड किस तरीके का है, कॉन्टिगुअस स्प्रेड है। कॉन्टिगुअस स्प्रेड का मतलब है कि आप फैलने वाला, कि एक लिम्फ नोड से दूसरे लिम्फ नोड में फैलेगा, लेकिन एक पैटर्न के तहत, एक सिंगल एक्सिस पे फैलेगा। जबकि ये जो स्प्रेड है, ये नॉन कंटिगुअस है और अनप्रिडिक्टेबल है, इसकी समझ ही नहीं आती कि ये किस तरीके से स्प्रेड करेगा। ठीक है, ये सिर्फ नोड्स को नहीं, आपके जो लिम्फ नोड्स हैं उसको नहीं, बल्कि एक्स्ट्रा नोडल इन्वॉल्वमेंट भी कर लेता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं बी सिम्टम्स की तरफ। बी सिम्टम्स किसे कहते हैं बच्चों? बी सिम्टम्स, बेसिकली बी सिम्टम्स का मतलब है कि हॉजकिन लिम्फोमाज और नॉन हॉजकिन लिम्फोमाज किस तरीके की मैनिफेस्टेशन शो करेंगे, सिम्टम्स कैसे आएंगे। जो हॉजकिन लिम्फोमा है वो थोड़ा सा लेस स्वेयर होता है। ठीक है, इतना ज्यादा किसी को तंग नहीं कर रहा होता। तो इसमें जस्ट ये होगा कि फीवर होगा, नाइट स्वेट्स होंगे, वेट लॉस होगा। ये इसके कॉमन जो है बी सिम्टम्स हैं। लेकिन जो नॉन हॉजकिन लिम्फोमा है, इसके सिम्टम्स वेरियस हैं, वेरी कर रहे हैं और बहुत ज्यादा है। ठीक है, लाजमी नहीं है सिर्फ यही ही हो जो हॉजकिन में है, ये होंगे, इसके अलावा और भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन के टाइप कौन सी है नॉन हॉजकिन। उसके साथ साथ जो नॉन हॉजकिन लिम्फोमा है वो उसके सिम्टम्स मोर एग्रेसिव इन नेचर होंगे एज कंपेयर टू हॉजकिन लिम्फोमा। जहां पे लगे मेरी स्पीड ज्यादा है, आप लोगों ने मुझे बता देना है। ठीक है, प्रोग्नोसिस। अब मुझे जरा कोई बच्चा बताए कि हॉजकिन लिम्फोमा की प्रोग्नोसिस फेवरेबल क्यों होगी? एनीवन? मैम लेस सवेयर है इसीलिए। जी बेटा। लेस सवेयर है इसीलिए। लेस वेयर है इसलिए, बिल्कुल यही चीज है। क्योंकि ये लेस वेयर है, हमने देखा कि इसके सिम्टम्स माइल्ड हैं, वो ये शो कर रहे हैं कि बीमारी अंदर से माइल्ड है, तभी तो उसकी मैनिफेस्टेशन माइल्ड है। ठीक है, और इसके अलावा इसकी इन्वॉल्वमेंट भी जस्ट नोडल है, एक्स्ट्रा नोडल नहीं है। तो अगर नोड्स को निकाल दिया जाए, उसकी एक्सcision की जाए, तो आराम से पता चल जाएगा कि कौन सा है, हॉजकिन लिम्फोमा है, फिर उसकी ट्रीटमेंट करेंगे। हमें पता होगा स्पेसिफिक यही साइट है, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होगा, और प्रोग्नोसिस जो है वो फेवरेबल है, सर्वाइवल चांसेस ज्यादा है एज कंपेयर टू नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, जिसमें प्रोग्नोसिस गुड भी हो सकती है, बैड भी हो सकती है। अब मुझे कोई बता सकता है कि इसका क्या मतलब है कि वेरिएबल प्रोग्नोसिस क्यों कह रहे हैं कि गुड भी होगी बैड भी होगी? पढ़ा दिया मैंने आपको इसका रीजन, अगर कोई समझ सके। मैम इसके काफी सारे वो है ना। जी बिल्कुल, अब मैंने आपको यहाँ ऊपर बताया, मैं एक दफा दोबारा ले भी चलती हूँ इस तरफ। मैंने आपको कहा था कि ये जो नॉन हॉजकिन लिम्फोमा है, इसमें आपके पास इंडोलेंट केसेस भी हैं और एग्रेसिव केसेस भी हैं। कुछ होंगे जो माइल्ड होंगे, कुछ होंगे जो कि नॉन माइल्ड होंगे, जो कि एग्रेसिव इन नेचर होंगे। ठीक है, अब जो माइल्ड होंगे उनकी प्रोग्नोसिस मोस्टली, जनरली यही कह सकते हैं कि फेवरेबल हो सकती है, जबकि जो अग्रेसिव अग्रेसिव होंगे उसकी नॉन फेवरेबल होगी। ठीक, ये रीजन है कि इसमें आपको प्रोग्नोसिस वेरिएबल मिलती है। वेरिएबल प्रोग्नोसिस ये शो कर रही है
कि कुछ केसेस माइल्ड होंगे, कुछ केसेस जो है उनकी प्रोग्नोसिस गुड होगी, जबकि कुछ जो केसेस हैं उसकी प्रोग्नोसिस बैड होगी। ठीक, अब हम जरा क्लिनिकल प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में क्या होगा कि एडिनोपैथी होगी, लिम्फ एडिनोपैथी। लिम्फ एडिनोपैथी का मतलब है कि लिम्फ नोड्स जो हैं वो बहुत स्वेल हुए होंगे, स्वोलन लिम्फ नोड होंगे जो कि शो हो रहे होंगे कि बढ़े हुए हैं और बाहर की तरफ उभरे हुए हैं, दोनों में पेनलेस होगी। लेकिन जो हॉजकिन लिम्फोमा है उसका करेक्टरिस्टिक क्या है कि ये जो लिम्फ एडिनोपैथी है ये तब पेनफुल हो जाएगी जब अल्कोहल की कंजप्शन हो, जब अल्कोहल यूज करे वो पर्सन जिसको हॉजकिन लिम्फोमा है, तो ये जो लिम्फ एडिनोपैथी है ये पेनफुल हो जाएगी, अदरवाइज ये पेनलेस है। ठीक है, इसमें भी पेनलेस है, कुछ कुछ वेरी कर सकती है कुछ केसेस में। अच्छा, अब देखो इसमें क्या है, इसमें एक्सिलरी लिम्फ नोड मैंने लिखा है, वो उस पैटर्न को देखते हुए लिखा है कि इसकी ग्रोथ कैसे होगी एक एक्सिस के तहत। लेकिन इसको जस्ट आप फिलहाल समझने के लिए लिम्फ नोड कर दें कि इसमें क्या होगा कि लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व होंगे। लेकिन यहाँ पर आप अगर देखें कि जस्ट लिम्फ नोड नहीं इन्वॉल्व होंगे, एक्स्ट्रा नोडल इन्वॉल्वमेंट भी है। लिम्फ नोड्स के अलावा बाकी ऑर्गन, बाकी टिश्यूज भी अफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, इसमें एक्सिलरी लिम्फ नोड होंगे, एक कंटिगुअस पैटर्न है ना, इसमें क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल पैटर्न है, नॉन कंटिगुअस है, तो पेरिफेरल लिम्फ नोड भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, सेंट्रल भी हो सकते हैं, मिक्स भी हो सकते हैं। ठीक, पैटर्न की बात हो रही। अब देखो यहाँ पे मोस्टली मेडियस्टिनल मैस दिखाई देता है। मेडियस्टिनल मैस क्या है आपको पता है? मेडियस्टिनल कैविटी, यहाँ जहाँ पे थाइमस होता है, लंग्स के बीच में जो जगह होती है, ठीक है, जहाँ पे थाइमस रखा हुआ होता है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में ड्रॉ करके भी बताया था। ये फॉर एग्जाम्पल आपका एक लंग है, ये आपके लंग्स हो गए, इसके बीच में जो कैविटी है यहाँ पे पड़ा होता है आपका थाइमस। इस ये जो कैविटी है लंग्स के बीच में, इसको कहते हैं मीडियस्टिनल कैविटी। ठीक है, यहाँ पे अब देखो आपको पता है यहाँ मीडियस्टिनल कैविटी में भी क्या होंगे, लिम्फ नोड्स होंगे। तो जब यहाँ पे लिम्फ नोड ग्रो करेंगे और स्वेल होंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, एक मैस सा, उभार सा फील होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे रिब्स होती हैं मोस्टली, और इसके ऊपर एक पतली सी कवरिंग होती है गोश्त की, और फिर स्किन होती है, ज्यादा इसके ऊपर मसल मैस नहीं होता इस जगह पे। तो क्या होगा कि जब वो स्वेल करेंगे तो वो ग्रोथ फील होगी इस जगह पे। ठीक है, तो जिसको हम कह रहे हैं मेडियस्टिनल मैस। अब जब वो मेडियस्टिनल मैस होगा तो वो कफ और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ का मतलब है डिस्निया, सॉरी डिस्निया का मतलब है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ये फील होगा। क्यों होगा? क्योंकि मेडियस्टिनल मैस वहां पे जो ग्रोथ है वो पीछे से आपके विंड पाइप पे प्रेशर डालेगी, उसको कंप्रेस करेगी, जिसको मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया भी था कि मेडियस्टिनल कंप्रेशन कहते हैं। ठीक है, उस मेडियस्टिनल कंप्रेशन की वजह से कफ और डिस्निया के सिम्टम्स आते हैं। हॉजकिन की एटियोलॉजी अननोन है, तो प्रोग्नोसिस फेवरेबल कैसे होगी? अच्छा बेटा रहमान, प्रोग्नोसिस का लेना देना किस चीज से होता है? प्रोग्नोसिस बेसिकली क्या होती है? प्रोग्नोसिस होता है कि अगर आपने उसको को ट्रीटमेंट दिया है, तो ट्रीटमेंट के बाद कितने चांसेस हैं कि वो खत्म हो जाए या फिर वो कम हो जाए और लाइफ के सर्वाइवल के जो चांसेस है वो बढ़ जाए। ठीक है, इसकी इटियोलॉजी अननोन जरूर है, लेकिन क्योंकि ये एक मेलिग्नेंसी है, इसको वैसे ही कीमो से और रेडियो से ट्रीट करेंगे, तो इसमें ये देखा गया है कि ज्यादातर जो केसेस हैं वो रिजॉल्व हो जाते हैं, ज्यादातर लाइफ की एक्सपेक्टेंसी होती है। प्रोग्नोसिस का मतलब होता है कि ट्रीटमेंट के बाद इंसान किस तरीके से उसकी बीमारी बिहेव करेगी, कितने अरसे तक जिंदा रह सकता है। ठीक है उसामा, बस मैं इसको खत्म करती हूँ। अच्छा, अब इसकी डायग्नोसिस किस तरीके से होगी? इसकी डायग्नोसिस के लिए हम क्या करेंगे, बायोप्सी करेंगे, वो आप हिस्टो में पढ़ोगे कि क्या होती है। ठीक है, अब इस जो हॉजकिन है उसमें मोस्टली क्या होगी, एक्सीजनल बायोप्सी। एक्सीजनल बायोप्सी वो होती है कि आप जब किसी टिश्यू को या किसी ऑर्गन को बॉडी से कट करके बाहर निकालते हो और फिर उसकी टेस्टिंग परफॉर्म करते हो। ठीक है, और इसमें बायोप्सी वेरी कर सकती है। जब बायोप्सी करेंगे तो उसमें हमें सेल देखने को मिलेंगे जो हमें बताएंगे कि हाँ किस किस्म की जो है मैनिफेस्टेशन है। बच्चों लाहौर में टाइम हो गया हुआ है नमाज का?
लाहौर में तो इधर से 10 मिनट पहले अजान होती है। ठीक है बच्चों, आप लोग आफ्टर 25 की अजान हो जाती आप लोग ऐसे करो, नमाज पढ़ लो, ये नो फिर गुनाह मेरे ऊपर आ जाए। तो इसको फिर कल कंटिन्यू कर लेंगे या फिर मगरिब के बाद कंटिन्यू कर लेते हैं, जैसे भी आप लोग कहें। तकरीबन क्योंकि 10 मिनट का और बचा हुआ है ये लेक्चर। मैम 10 मिनट बाद दोबारा ज्वाइन कर लेते हैं नमाज पढ़ बच्चों के। नमाज पढ़ के 10 मिनट बाद फौरन ज्वाइन कर लेते ओके, कल ठीक है, कल इसको कल कंटिन्यू करेंगे, कल इसको खत्म करके बाद हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे, मल्टीपल। आप एग्जैक्ट 5:30 बजे लेक्चर नहीं स्टार्ट हो सकता? बेटा 5:30 बजे इस वजह से नहीं स्टार्ट हो सकता कि पहले मैं आप लोगों का लेक्चर प्रिपेयर कर रही होती हूँ और फिर मैंने असर की नमाज पढ़नी होती है। नहीं, इंशाल्लाह कल से मैं कोशिश करूंगी 5:30 स्टार्ट करवा दूँ। हैं। मैम PDF सेंड